बच्चा लोग, हाउ यू गाइज डूइंग? कैसी चल रही है पढ़ाई? प्रैक्टिस कर रहे हो? क्वेश्चंस लगा रहे हो कि नहीं? यार आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ नेक्सस 2.0 बैच के अंदर लॉ ऑफ टॉट की क्लास में। प्रीवियसली हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखो यार, तुम्हारे क्लैट एग्जाम हो, एलिट एग्जाम हो, या तुम किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यार इस सब्जेक्ट की खासियत है, ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तुम कॉमन सेंस लगाओगे ना तो इसके क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन हाँ इसमें भी तुम्हें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसेंशियल्स को समझने के लिए, वरना ऐसे तो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगा। बेयरली अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई न्यूसेंस हुआ है तो तुम शायद ना समझ पाओ। तुमसे मैं कहूँ कि यार नेग्लिजेंस हुआ है तो तुम शायद ना समझ पाओ, या ट्रेसपास हुआ है तुम ना समझ पाओ। एक बार तुमने उसके एसेंशियल्स को समझ लिया तब तुम दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। और यही हमारा एम है नेक्सस 2.0 के बैच के अंदर कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। प्रीवियसली नेक्सस बैच के अंदर हमने क्या किया, हमने आपको ब्रीफली बताया कि इस टॉपिक के अंदर क्या पूछा जाएगा, कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको डिटेल के अंदर ले जा रहे हैं कि भाई ये टॉपिक के क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड पा पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है बच्चा लोग, आज के सेशन के अंदर हम लोग नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या होता है। तो पहले तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी, व्हाट इज नेग्लिजेंस अकॉर्डिंग टू यू। लेमैन भाषा में बताओ, तुम्हें क्या लगता है नेग्लिजेंस क्या होता है जनरली, आम भाषा में। कोई कहेगा मैम लापरवाही, कोई कहेगा मैम केयरलेस बिहेवियर, कोई कहेगा मैम रेकलेस बिहेवियर, केयरलेस एटीट्यूड, लापरवाही करना, ध्यान न देना, किसी चीज का ख्याल न रखना। ये सारी चीजें नेग्लिजेंस के अंदर आएंगी और यही लॉ ऑफ टॉट के अंदर भी कहा गया है बेटा। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं एक बार देख लीजिए बच्चा लोग। हम लोग नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको कवर करने वाले हैं। नेग्लिजेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम है, आई होप यू गाइज नो लीगल मैगजिम क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, आई होप यू गाइज नो। लीगल मैगजिम के अंदर एक स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच फ्रेज होता है। अब वो जो लैटिन मैगजिम होती है या वो फ्रेंच मैगजिम होती है, उसके अंदर लॉ का पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आज की जो लीगल मैगजिम हम लोग कवर करेंगे वो है बेटा रेस इप्सा लोकेटर, रेस इप्सा लोकेटर। एंड आई एम वेरी श्योर देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु मस्ट बी नोइंग कि इस लीगल मैगजिम का क्या मतलब होता है। तो एक तो बात ये होगी। लास्टली हम क्या करेंगे, आप जानते हो हमारे हर सेशन में मैं आपको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देती हूँ, और आज के सेशन में भी आपके लिए एक होमवर्क पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होने वाला है जिसको आपको सॉल्व करना है और अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरा सेशन देखना है, क्योंकि बेटा बाद में जाके खाली क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ बेटर कि ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको मिलेगा तो आप 2x की स्पीड पे इसको देख सकते हो। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, बाकी सारी चीज़ें तो कर ही ले जाओगे, ठीक है। तो नेग्लिजेंस को हम लोग समझने वाले हैं, एवरीबडी रेडी हो जाइएगा। मान के चलो नेग्लिजेंस को एक एग्जाम्पल से अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तो मान के चलो तुम कार ड्राइव करते हो या बाइक ड्राइव करते हो या साइकिल ड्राइव करते हो, XYZ कुछ भी ड्राइव करते हो, और तुम रोड पे निकल रहे हो जबकि तुम्हारे व्हीकल के ब्रेक्स फेल हैं, ब्रेक ही नहीं चलता है, काम ही नहीं करता है। और अगर तुम अपने इस एक्ट के वजह से, अपने इस नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से, ये कैसा एक्ट हुआ, ये एक नेग्लिजेंट एक्ट हुआ, यानी कि तुम्हारा ये केयरलेस बिहेवियर था, तुम्हारा ये केयरलेस बिहेवियर था कि तुम खराब गाड़ी या बिना ब्रेक की गाड़ी लेके निकल गए। अब तुम्हारी इस खराब गाड़ी की वजह से बेटा किसी भी पर्सन को डैमेज कॉज हो सकता है, वो पर्सन हर्ट हो सकता है, चोटिल हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया
तो वो पर्सन आपके अगेंस्ट एक केस फाइल करेगा कि इन्होंने मुझे अपने नेग्लिजेंट एक्ट से मुझे नुकसान पहुंचाया है। जब कोर्ट में ये केस फाइल होगा बेटा, तो आप टॉर्ट की कैटेगरी में आओगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम, मान के चलिए बहुत ही खराब गाड़ी चला रहा था, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था उसका, ड्राइविंग बहुत खराब थी, हद से ज़्यादा खराब गाड़ी चलाने की वजह से मुझे चोट पहुंची, या किसी पर्सन का मर्डर हो गया, या किसी पर्सन को कुचल के निकल गया। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बच्चा लोग कि टॉर्ट और क्राइम में यही बेसिक सा डिफरेंस है। टॉर्ट लेस हीनियस एक्ट्स को कंसिडर करता है और डैमेजेस प्रोवाइड करवाता है, वहीं पे क्राइम क्या है, मोर हीनियस ऑफेंसेस के अगेंस्ट पनिशमेंट दिलवाता है, फाइन दिलवाता है। यही बेसिक डिफरेंस है। अब गाड़ी से अगर आपने किसी को छुआ दिया, या कोई डर गया, या कोई रोने लगा, उसको नर्वस शॉक पहुंच गया, कोमा में पहुंच गया खाली छूने की वजह से, तो आप डैमेजेस देने के लायबल होगे, डैमेजेस देने के लिए लायबल हो जाओगे। बट वहीं पे अगर आपने अपनी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से, ये आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस है, चेक कर लेना बेटा गूगल पे, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, आईपीसी यानी कि क्राइम के अंदर आ जाएगा ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। बट खाली छुआया है, अगर सिर्फ टच किया है, तो आप टॉर्ट के अंदर आओगे। रीजन क्या है कि भाई टॉर्ट तो लेस हीनियस एक्ट्स के लिए डैमेजेस दिलवाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बेसिक डिफरेंस है क्राइम और टॉर्ट में। और नेग्लिजेंट एक्ट क्राइम में भी आता है बेटा, बट जब लेस हीनियस एक्ट हुआ होता है तो फिर आप टॉर्ट में डैमेजेस देने के लिए लायबल होते हो। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अब हम लोग नेग्लिजेंस को समझेंगे, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि काइंड्स ऑफ टॉर्ट क्या होते हैं। ठीक है, हम आज किसके लिए कंसर्न्ड है? आज हम नेग्लिजेंट टॉर्ट्स के लिए कंसर्न्ड है। ठीक है, वो टॉर्ट्स जो नेग्लिजेंस के वजह से कमिट हुए हैं। आज के सेशन में ये होने वाला है, और आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इंटेंशनल टॉर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बट आज के सेशन में हम नेग्लिजेंट टॉर्ट्स के बारे में देखेंगे। काइंड ऑफ टॉर्ट क्या क्या होते हैं? जब कोई एक्ट होता है और उसके पीछे कोई मोटिव होता है, कोई इंटेंशन होता है। अब आप ये बोलोगे कि मैम टॉर्ट के अंदर आपने बताया था इंटेंशन का तो कोई रोल ही नहीं है। आपने कोई एक्ट किया है इंटेंशन के साथ किया हो या बिना इंटेंशन के किया हो तो भी आपकी लायबिलिटी अराइज हो सकती है। बट कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाय डिफॉल्ट इंटेंशन प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है, आज से आपने ये ठान लिया कि आप भी अपने पड़ोसी को परेशान करोगे, तो ये मोटिव आपका सिर्फ अपने पड़ोसी के प्रति है, पूरी बिल्डिंग में जितने लोग रह रहे हैं उनके प्रति नहीं है। तो ये जो एक्ट होगा आपका, ये ट्रेसपास के अंदर काउंट होगा जब आप किसी रीजन, किसी मोटिव की वजह से किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पत्थर फेंक रहे हैं उसके घर में, उसकी खिड़की के अंदर, उसके घर में घुस के उसके पेड़ को तोड़ दे रहे हैं, ये सब ट्रेसपास होगा। इंटेंशनली आप ये एक्ट कर रहे हो, इंटेंशन का रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ टॉर्ट्स ऐसे होते हैं जिनका पीछे का रीजन ही मोटिव होता है या इंटेंशन होता है, इस वजह से आपने ये टॉर्ट कमिट किया है। कोर्ट नहीं देखेगा कि इंटेंशन है या नहीं है, कोर्ट तो आपको डैमेजेस दिलवाएगा ही, केस टू केस डिटरमाइन करा जाएगा। बट कुछ टॉर्ट ऐसे होते हैं जो इंटेंशनल होते हैं, ये हुआ ही इसलिए क्योंकि इंटेंशन था या मोटिव था। कुछ टॉर्ट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारी गलती की वजह से होते हैं, तुम्हारे केयरलेस एटीट्यूड की वजह से होते हैं, तुम्हारे केयरलेस बिहेवियर की वजह से होते हैं। ये नेग्लिजेंस के अंदर काउंट होता है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे टॉर्ट होते हैं जो ना तो तुम्हारे नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुए हैं, ना तो तुम्हारे
इंटेंशन की वजह से हुए हैं, बट वो लायबिलिटी अराइज करेंगे तुम्हारी, तुम्हें डैमेजेस देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी ये है समाज के प्रति कि तुम किसी पर्सन को इंजर मत करो। अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आते हैं, जिसमें रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। इसको हम लोग सेपरेटली एक स्पेसिफिक लेक्चर में कवर करने वाले हैं, हमारे नेक्सस 2.0 बैच के अंदर भी, और जो हमारे एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स हैं, अचीवर्स, राइजर्स बैच के अंदर, उनको भी मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो अभी हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है और टेंशन भी नहीं लेना है। आज हम किससे कंसर्न है? आज हम नेग्लिजेंट एक्ट से कंसर्न है, ना तो हम इंटेंशनल एक्ट से कंसर्न है, ये मैं आपको ट्रेसपास में कवर कराऊंगी, और ना ही हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से कंसर्न है, क्योंकि ये भी हम लोग सेपरेट लेक्चर में करने वाले हैं। चलो अब देखो नेग्लिजेंस क्या होता है। बेटा नेग्लिजेंस में सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपने अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया। जैसे कि मान के चलो तुम लाइफ गार्ड हो। लाइफ गार्ड जानते हो क्या? किसी डूबते हुए इंसान को बचाना। तुम लाइफ गार्ड हो, तुम्हारे सामने एक बच्चा डूब रहा है या डूबता डूबता बहता हुआ आगे चला गया, आपने कुछ नहीं करा, यानी कि आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। याद रखिएगा, ये जो ड्यूटी है ये लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, नॉट मॉरल ड्यूटी। मैम ये मॉरल ड्यूटी क्या होती है? मान के चलो कोई बच्चा डूब रहा है और कोई पर्सन वॉक करता हुआ जा रहा है, उसने देखा बच्चा डूब रहा है, उसने कुछ नहीं करा, क्या उस बच्चे के पेरेंट्स उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएंगे, सूट फाइल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पर्सन की मॉरल ड्यूटी थी, उसके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं था बच्चे को बचाना, वो उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर था कि भाई उसका दिल पसीजा बच्चे को देखता हुआ डूबता हुआ, नहीं बचाया उसके ऊपर, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन हिम। बट अगर वो लाइफ गार्ड है जिसका काम है बचाने का, और अगर उसने तब नहीं बचाया, तब क्या बच्चे के पेरेंट्स सूट फाइल कर पाएंगे? यस, तब बच्चे के पेरेंट्स सूट फाइल कर पाएंगे, बिकॉज देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी एंड द लीगल ड्यूटी वाज ब्रीच्ड। आपने अपनी लीगल ड्यूटी को करा ही नहीं परफॉर्म। दूसरी चीज, केयरलेसनेस, यानी कि आपने लापरवाही करी, आपकी ये ड्यूटी थी, आपने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि आप बिजी थे फोन में, आप रील्स देख रहे थे, आप गंजी चुड़ैल की रील्स देख रहे थे, आप डांस देख रहे थे। तो क्योंकि आप केयरलेस रहे और क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया और आप बेसिक केयर ही नहीं परफॉर्म कर पाए। जैसे कि तुम जब गाड़ी लेके निकलते हो तो तुम ये चेक करते हो ना कि लाइट जल रही है नहीं, ब्रेक चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रॉपर। और बेटा ये सिर्फ तुम नहीं, 99.9% लोग ये चेक करते हैं निकलने से पहले कि भाई हमें भी नुकसान ना पहुंचे, मैं सही सलामत घर वापस पहुंच जाऊं, और रोड पे जितने लोग चल रहे हैं वो भी सही सलामत घर वापस पहुंच पाए। तो ये ड्यूटी है और ये रीजनेबल केयर है एक्चुअली, जो हर एक आम नागरिक बरतता है सावधानी, लेकिन आपने नहीं बरती। अब क्योंकि आपने नहीं बरती और आप खराब गाड़ी लेके सड़क पर निकल गए, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये फेयर इनफ है कि नहीं? आप बताओ। ये होना चाहिए, और यही होता है टॉर्ट के अंदर कि अगर आप फेल कर गए बेसिक केयर परफॉर्म करने के लिए, जो एक रीजनेबल मैन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे आप नेग्लिजेंस के अंदर आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। ये बेसिक सा मतलब है नेग्लिजेंस का। आगे आइए, अब देखिए, अब बेटा विनफील्ड एक जूरिस्ट हैं जिन्होंने नेग्लिजेंस को डिफाइन किया। उन्होंने कहा नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट, नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। इन्होंने टर्म किया, विनफील्ड ने नेग्लिजेंस को टर्म किया। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, कॉलेज में भी जब जाओगे आप टॉर्ट पढ़ोगे ही, याद रखना इस चीज को कि विनफील्ड ने क्या कहा था, यही नेग्लिजेंस का बेसिस बन गया। दैट इज, व्हाट इज नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, है ना? तो इट इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, जिसके कारणवश कुछ डैमेज कॉज होता है। कुछ डैमेज कॉज होता है किसको? प्लेंटिफ को। किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा। डिफेंडेंट ने कुछ डैमेज कॉज किया प्लेंटिफ को। यही चीज विनफील्ड ने डिफाइन करी कि नेग्लिजेंस क्या है। नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। ओके, चलिए आगे आ जाइए।
अब आपके लिए बेटा क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। देखो क्वेश्चन, कैन अ पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल, क्या कोई पर्सन जिम्मेदार ठहराया जा सकता है किसी ऐसे एक्ट के लिए जिसमें वो नेग्लिजेंट था ही नहीं। जैसे कि आपकी गाड़ी परफेक्टली फाइन है, स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक है, पहिए बिल्कुल ठीक हैं, तेल फुल है, ब्रेक्स सही हैं, एक्सीलेटर सही है, गियर सही है, सीट बेल्ट ऑन है, लाइट्स ऑन है। तुम्हारी गाड़ी एक जगह पे पार्क थी, तुम्हारी गाड़ी एक जगह पे पार्क थी, पार्किंग एरिया में पार्क थी। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारी गाड़ी के आगे एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था या अपनी फुटबॉल ढूंढ रहा था। तुमने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी, बच्चे को हल्का सा झटका लगा। अब यहां पे कोर्ट एग्जामिन करेगा सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रख के कि तुम नेग्लिजेंट थे या नहीं थे। आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा कि आपको इस सिनेरियो में क्या लगता है, क्या ये बंदा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, क्या इससे पैसे डिमांड किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा या नहीं। आप क्या करते ये बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब नेग्लिजेंस के अंदर 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। नेग्लिजेंस के अंदर 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो नेग्लिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हर एक नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर ये 5 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो लीगल ड्यूटी का ब्रीच होता है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया किसका, लाइफ गार्ड का, उसकी लीगल ड्यूटी थी, उसने ब्रीच कर दिया। तो पहले तो लीगल ड्यूटी, कौन सी लीगल ड्यूटी, द लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। किसकी जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी थी टॉर्ट फीजर की, यानी कि डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कि उसको ध्यान रखना चाहिए था, उसने नहीं रखा। अब ये जो लीगल ड्यूटी थी ये किसके प्रति थी, किसके टुवर्ड्स थी, ये जो लीगल ड्यूटी थी ये थी टुवर्ड्स दी सफरर या प्लेंटिफ, यानी कि डिफेंडेंट की सॉरी बेटा, डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी थी, प्लेंटिफ के प्रति ये लीगल ड्यूटी थी उसकी। उसने क्या किया, उसने उस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, उसने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। अब ये जो ब्रीच है ना, यही रीजन है जिसके वजह से प्लेंटिफ को इंजरी कॉज हुई। जैसे वो बच्चा डूब रहा था, अगर वो बंदा अपनी ड्यूटी का ब्रीच ना करता तो क्या वो बच्चा डूबता, नहीं डूबता। अब क्योंकि उसको इंजरी कॉज हुई, इसीलिए आप ये कह सकते हो उस बच्चे को कुछ डैमेज कॉज हुआ। डैमेज कॉज होना मैंडेटरी है नेग्लिजेंस के अंदर। बिना कोई डैमेज कॉज हुए आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट वापस भगा देगा आपको, कोर्ट वापस भगा देगा। मान के चलो ये रोड है बेटा, ये गाड़ी चल रही है, यहाँ पे एक बंदा है, गाड़ी उसको बिल्कुल टच कर गई। इस गाड़ी के पीछे एक बंदा है जिसको कोई मतलब ही नहीं है गाड़ी से, बट वो कोर्ट पहुंचते हैं कि एक गाड़ी है, नंबर हमें नहीं पता, एक गाड़ी है जो रोड पे बहुत खराब तरीके से चला रही थी और एक पर्सन को चोट पहुंचाई, हम भी सूट फाइल करेंगे, हमें भी डैमेजेस दिए जाए। कोर्ट वापस भगा देगा। कोर्ट का कंसर्न है इससे, क्यों, क्योंकि लीगल ड्यूटी किसकी तरफ है, प्लेंटिफ की तरफ है। इंजरी किसको कॉज हुई, इसको कॉज हुई। नुकसान किसको, डैमेज किसको कॉज हुआ, इस बंदे को कॉज हुआ। तो तुम क्यों केस फाइल कर रहे हो, आप क्यों डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, कोर्ट मना कर देगा। कोर्ट इनसे कंसर्न है जिसको डैमेज कॉज हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। ये 5 एलिमेंट्स आपको याद रख रहे हैं। देयर इज अ ब्रीच ऑफ, सबसे पहले देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट। द लीगल ड्यूटी इज टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। द डिफेंडेंट हैज ब्रीच्ड द लीगल ड्यूटी। बिकॉज दैट लीगल ड्यूटी हैज बीन ब्रीच्ड, सम इंजरी हैज बीन कॉज्ड। तुम्हारी लीगल ड्यूटी भाई, तुम गाड़ी सही चलाओ, सही सलामत गाड़ी चलाओ, और आपने अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं करी तो डैमेज तो कॉज हुआ है। और अगर डैमेज कॉज हुआ है, अगर ब्रीच ही कारण है इंजरी का, अगर आपने अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया,
अगर वो ड्यूटी आपकी प्लेंटिफ की तरफ थी और अगर एक लीगल ड्यूटी टू टेक केयर थी डिफेंडेंट के पास, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस अट्रैक्ट होता है, टॉर्ट के अंदर डिफेंडेंट की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यही है एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। अब इन एलिमेंट्स के बाद तीन चीजें निकल के आती हैं और ये तीन चीजें बन जाती हैं नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स। इन तीनों में से अगर एक भी प्रेजेंट नहीं होगा तो आप नेग्लिजेंस नहीं मान सकते उसको। सबसे पहले एक लीगल ड्यूटी का एग्जिस्टेंस, दूसरा उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच, और कुछ डैमेज। दीज आर थ्री एसेंशियल्स जो आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लेने हैं, रट लेने हैं, याद करने हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लीगल ड्यूटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अब ये लीगल ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी जो लॉ के द्वारा आपको दी गई है, कानून के द्वारा दी गई है, अथॉरिटी आपको दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, यानी कि आपको लॉ के द्वारा दिया गया है, सरकार के द्वारा दिया गया है, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, आपकी जिम्मेदारी है कुछ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन एक्ट, सो देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्ट यहाँ पे दो चीजों को जरूर देखेगा। सबसे पहले रीजनेबल फोर्सिबिलिटी और दूसरा प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक्स के एक्ट से वाई को कुछ डैमेज कॉज हुआ है, अब वाई के पेरेंट्स जेड, वाई के ब्रदर एक्स नहीं, वाई का ब्रदर टी, वाई की सिस्टर ए, वाई का नेफ्यू एम, जेड टी ए एम, एक्स के एक्ट से वाई को कुछ डैमेज कॉज हुआ है। अब ये जो पूरी खिचड़ी पकी है, जेड टी ए एम, ये सब भी अफेक्ट हुए हैं एक्स के इस एक्ट से, लेकिन डैमेज वाई को ही कॉज हुआ है। क्या इन सब के मतलब जो भी अफेक्ट इन लोगों को पड़ा है, क्या इसके लिए भी एक्स की लायबिलिटी अराइज होगी? क्या एक्स को कोर्ट कहेगा भाई इनको भी पैसा दो, इनको भी भरपाई करो? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स को ये पता था कि हाँ गाड़ी खराब है, किसी को चोट पहुंच सकती है और वाई को चोट पहुंच गई, लेकिन एक्स ये नहीं सोच सकता था कि इनके चाचा जी, इनके मामा जी, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, इनके ब्रदर को भी कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा, और अगर हुआ है तो उसके लिए इसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी वाई के प्रति है। यही है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। क्या दिख रहा है उसको ये दिख रहा है किसी पर्सन को कुछ नुकसान कॉज हो सकता है। अब मान के चलो वाई के साथ एक बच्चा भी है, हाँ उस बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मामा जी, चाचा जी को भी कुछ नुकसान हो सकता है और उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। ही डज नॉट नो दैट बिकॉज दिस इज नॉट रीजनेबली फोर्सिएबल। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये याद रखिएगा कि ये जो डिफेंडेंट की ड्यूटी होती है ना, ये डिफेंडेंट की ड्यूटी प्लेंटिफ के प्रति होती है, दुनिया के अंदर हर किसी पर्सन के प्रति नहीं होती है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कि रोड के पीछे कोई आदमी है, वो कोर्ट में जाए कहे कि भाई हमें नुकसान हुआ है, नहीं। वाई? बिकॉज द ड्यूटी इज नॉट ओड टू एवरीबडी, ओनली टू दोज जो डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, ना तो मामा जी, चाचा जी, और ना ही वो लोग जिनको कोई डैमेज ही कॉज नहीं हुआ, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कहता है लीगल ड्यूटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए जो लॉ के द्वारा दी गई है। देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर, रीजनेबली फोर्सेबल होना चाहिए। कोर्ट मामा जी, चाचा जी के लिए आपको डैमेजेस देने के लिए नहीं कहेगा। और ये जो ड्यूटी है ये प्लेंटिफ के प्रति आपकी ड्यूटी है, दुनिया के अंदर हर किसी के प्रति ड्यूटी नहीं है। जिसको डैमेज कॉज हुआ अब उसी के अगेंस्ट वही क्लेम कर सकता है एक्चुअली। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी, दूसरा उसका ब्रीच हुआ है। अब यहां पे जब ब्रीच होता है ड्यूटी का, तो कोर्ट ये देखता है कि क्या इंपॉर्टेंस है जो ऑब्जेक्ट सॉर्ट करने वाले हैं आप। जैसे कि अगर आप गाड़ी लेके निकले हैं तो कोर्ट ये देखेगा कि आपका एंड पॉइंट क्या है, आप गाड़ी लेके क्यों निकले। आप बोलोगे माय लॉर्ड मेरी मदर बीमार थी,
कोई बोलेगा मैं मूवी देखने जा रहा था, कोई बोलेगा कि मैं ऑफिस जा रहा था, कोई बोलेगा कि मैं चिप्स लेने जा रहा था। तो कोर्ट देखेगा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, किस लिए आपसे ये नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है। अगर इंपॉर्टेंस है, काम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मदर को देखने जा रहे हो, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली डैमेजेस को सेट करेगा। नेग्लिजेंट एक्ट अभी भी है आपका। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रिस्क इन्वॉल्व है, आपको पता है कि रिस्क इन्वॉल्व है और आपको ज्यादा ध्यान रखना है। गाड़ी ज्यादा खराब है, ब्रेक ही फेल है, तो आपको और ज्यादा ध्यान रखना है। ऑटो से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, गाड़ी मत निकालो। क्यों? क्योंकि हार्म, अगर आपको लगता है कि लाइक्लीहुड और ऑफ हार्म 100% है, तो आपका केयर करना भी उतना ही बढ़ जाएगा, और वो है 100%। अगर हार्म 100% है और केयर 50% है, तो आपका एक्ट नेग्लिजेंट हो गया। अगर हार्म 100% है, केयर 60% है, आपका एक्ट नेग्लिजेंट हो गया। अगर हार्म 100% होने वाला है, केयर आप 20% कर रहे हो, आपका एक्ट नेग्लिजेंट हो गया। आप समझ रहे हो? जितना नुकसान हो सकता है उतना ही केयर आपको करनी है। जैसे कि मान के चलो आपके पास कुछ बॉम्ब है और कलरफुल बॉम्ब्स है, टच करने से फट सकते हैं, और आपने जो बच्चों का प्ले स्कूल होता है वहां पे सामने टेबल पे रख दिए, तो लाइक्लीहुड ऑफ हार्म, यानी कि कोई बच्चा उसको छू सकता है, कितना है? 1000% है। 100% चांसेस है कि बच्चा छुएगा ही इसको। तो आपको कितना केयर करना चाहिए? 20% केयर करना चाहिए? नहीं, आपको केयर भी 100% करनी है। सो लाइक्लीहुड ऑफ हार्म जितना ज्यादा, डिग्री ऑफ केयर भी उतना ज्यादा। अगर बच्चे हैं तो अगर आपके पास एक गन है, रियल गन, तो वो बच्चे जो फेक गन यूज करते हैं उनके सामने आप रियल गन कभी मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि लाइक्लीहुड ऑफ हार्म की वो यूज कर सकते हैं उसको 100% है, तो आपको डिग्री ऑफ केयर भी 100% रखना है। तो ये है बेटा ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने आपको दिया था डिफेंसेस के अंदर भी एग्जाम्पल। यहाँ पे एक पार्क है बेटा, पार्क में बच्चे खेलते हैं, आप जानते हो बच्चे खेलते हैं पार्क में। अब पार्क में एक ट्री है बेटा, एक पेड़ है, और ये जो ट्री है ये पॉइजनस है, यानी कि ये जहरीली ट्री है, जहरीले फल है इसके अंदर। बच्चे खेलते हैं, वहां पे ना कोई वार्निंग साइन है, ना कोई फेंसिंग है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने लीगल ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। किसने करा? पार्क के अथॉरिटीज ने, वो जो पार्क को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने क्या किया? अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, जिसके वजह से इन्होंने ये फल खा लिया, इन बच्चों ने ये फल खा लिया। तो यहाँ पे तो लायबिलिटी आपकी अराइज होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आपने केयर ही नहीं किया। आपका यहाँ पे लाइक्लीहुड ऑफ हार्म 100% था, आपने 0% डिग्री ऑफ केयर रखा, हेंस आप पूरे तरीके से नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो गए। यही थ्योरी लगाई जाती है कोर्ट के द्वारा भी। चलो लास्ट जो हमारा बच रहा है डैमेज, यानी कि आपकी जब लीगल ड्यूटी का ब्रीच होता है, तो इस लीगल ड्यूटी के ब्रीच से क्या होता है? कुछ नुकसान होना चाहिए, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई लॉस हुआ हो। लेकिन ये जो डैमेज है ये टू रिमोट नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि अरे आपके एक्ट से मेरी मदर को भी सफरिंग कॉज हुई, उन्होंने जब सुना कि मैं डूब रहा था तो उनको शॉक लग गया, नर्वस शॉक लग गया। फिर आप कहो कि अरे मेरी मदर की सिचुएशन सुन के मेरी दादी जी की तबीयत खराब हो गई, मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई। तो ये जो डैमेज है ये बहुत दूर जाता जा रहा है भाई। आपके मदर के लिए, आपकी नानी के लिए, आपकी दादी के लिए वो डैमेजेस नहीं दे सकता है। ये कोर्ट ने क्लियर करा, आए दिन कोर्ट क्लियर करता है इस चीज को। चलिए आगे आ जाइए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे केसेस जो नेग्लिजेंस के मैटर होते हैं, मान के चलो बेटा नेग्लिजेंस का मामला है और ये मामला कोर्ट गया, तो बेटा एक होता है प्लेंटिफ और दूसरा होता है डिफेंडेंट। ठीक, ये होता है आपका प्लेंटिफ, ये होता है आपका डिफेंडेंट। तो नेग्लिजेंस के मामले में हमेशा ये कहा जाता है कि वो पर्सन जिसको इंजरी कॉज हुई है, यानी कि जो इंजर्ड पार्टी है, जो प्लेंटिफ है,
उसको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा, इसको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमें नेग्लिजेंस कॉज हुआ है, मेरे अगेंस्ट नेग्लिजेंस हुआ है, हमें ये डैमेज हुआ है, ये देखिए हुआ है, या मेंटल सफरिंग हुई है इन केस एक्ट से, ही हैज टू प्रूव दैट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कोर्ट में, जो जिम्मेदारी है प्रूव करने की, वो हमेशा प्लेंटिफ की होती है, यानी कि जो इंजर्ड पार्टी है, जो सफरर है, उसकी होती है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डैमेज जब होता है ना, तो वो सामने सामने दिख रहा होता है कि भाई इसमें डिफेंडेंट की ही गलती है। जैसे कि मान के चलो बेटा एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, बढ़िया ऑपरेशन होता है। अब यहाँ पे बेटा 24 साल की लड़की थी जिसका ऑपरेशन हुआ, उसका ऑपरेशन होता है, अब उसके पेट के अंदर कैंची छोड़ दे डॉक्टर, या उसके पेट के अंदर मान के चलो कोई स्पंज छोड़ दिया या कोई टूल छोड़ दिया, होता है ऐसे हाथ से बेटा। तो जब एक्सरे होगा और ये जब प्रूव जाएगा कोर्ट में, तो इसमें क्या वो जो बच्ची है बेचारी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कोर्ट में आके बताना पड़ेगा कि माय लॉर्ड ये देखिए डॉक्टर ने किया है। कोर्ट को पता है कि ये काम डॉक्टर का ही है। इसी पे अप्लाई होता है बेटा द प्रिंसिपल ऑफ रेस इस्पा लुकेटर, जो मैंने आपको मैक्सिम बताया था। तो नेग्लिजेंस में हमेशा प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है, लेकिन सम केसेस में रेस इप्सा कोर्ट अप्लाई करता है। रेस इप्सा में क्या होता है देखिए, रेस इप्सा लुकेटर, यानी कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो चीज, वो एक्ट जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बता रहा है कि ये काम डिफेंडेंट ने ही किया है, और ये कोर्ट फिर प्रूफ नहीं मांगेगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा, मान लेगा कि ये नेग्लिजेंस डिफेंडेंट के द्वारा हुई है। तो जनरली केसेस में क्या होता है, जनरली केसेस में प्लेंटिफ को नेग्लिजेंस प्रूफ करना होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, देयर आर सम केसेस जिसमें ये बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, एविडेंट होता है कि ये डिफेंडेंट ने ही किया है। इसीलिए इसको एज अ रूल ऑफ एविडेंस कोर्ट हर मामले में अप्लाई करता है जहाँ पे इतनी बड़ी लाइबिलिटी होती है डिफेंडेंट की और वो ड्यूटी नहीं करता है अपनी पूरी। अब यहाँ पे प्लेंटिफ को नहीं बुलाया जाएगा, आओ प्रूफ करो आके, ठीक है। इंजरी जो हुई है बेटा वो डिफेंडेंट के मैनेजमेंट में हुई है, डिफेंडेंट जिम्मेदार था। जैसे मैंने पार्क अथॉरिटीज़ की एग्जाम्पल आपको दिया, ये पार्क अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी थी, उन्होंने प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट नहीं किया, इस वजह से ये इंजरी कॉज हुई। और अगर वो प्रॉपर केयर करते, ऑर्डिनरली अगर वो प्रॉपर केयर करते, तो शायद ये इंजरी कॉज ना होती या ये हादसा ना होता। यही है द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लुकेटर। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये फेमस केस है बेटा क्लॉक टावर का केस। इसमें क्या होता है, भरी बाजार में क्लॉक टावर गिर जाता है। अब सवाल ये उठता है, जब मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट कहता है इस क्लॉक टावर का मैनेजर कौन है, इस क्लॉक टावर का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। तो पता ये चलता है कि 50 साल पुराना क्लॉक टावर है और 10 साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ है। तो जब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ है, तो यहां पे क्यों हम प्लेंटिफ से मांगेंगे कि भाई आप प्रूव करिए। कोर्ट ने कहा कि भाई द थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, कि किसकी लायबिलिटी है, ऑब्वियसली द डिफेंडेंट इज लायबल, दैट इज द मैनेजर इज लायबल। ये फेमस केस है बेटा सुभागवती का, इसको देख लीजिएगा अगर आपको देखना है गूगल पे। ये सुभागवती का फेमस केस है जिसमें रेस इप्सा लोकेटर के प्रिंसिपल को अप्लाई किया, डिफेंडेंट को लायबल ठहराया कि आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे उन लोगों को जो इंजर हुए हैं आपके इस एक्ट से, नेग्लिजेंट एक्ट से, आपने प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं किया, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम नेग्लिजेंस जब होता है क्या कोई डिफेंस नहीं होता डिफेंडेंट के पास। आपने तो मैम बताया था कि जनरल डिफेंसेस होते हैं और हर मामले में अवेलेबल होते हैं। यस, नेग्लिजेंस के मामले में भी डिफेंसेस अवेलेबल हैं और ये आपके सामने है। सबसे पहले एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस अवेलेबल होता है, फिर इनएविटेबल एक्सीडेंट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, फिर स्टिक से मारा तो प्लेंटिफ के चोट लग जाती है आंख में, इनएविटेबल एक्सीडेंट। फिर आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का भी डिफेंस अवेलेबल होता है,
जो मैंने आपको बताया था हॉल वर्सेस ब्रुकलिन का जो केस है, कार रेसिंग इवेंट था और गाड़ी क्योंकि क्लैश करती है तो पहिए उड़ के उन लोगों के पास चले जाते हैं जो मैच देख रहे थे, जो रेसिंग इवेंट देख रहे थे। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। चौथा है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस के मामले में ही अवेलेबल डिफेंस है खाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इसके सिमिलर है। और लास्ट में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लॉ ने, कानून ने सैंक्शन दिया हुआ है, तब यहाँ पे आप डिफेंस ले सकते हैं नेग्लिजेंस के अंदर भी कि भाई यहाँ पे तो कानून ने हमसे कहा हुआ है, ये हमने क्या किया इसमें, ये है। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है इसको देख लीजिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दो पार्टीज होती हैं, इन्होंने केस फाइल किया होता है, लेकिन 50% गलती इनकी भी होती है और 50% गलती इनकी होती है। तो ऐसे में कोर्ट कहता है कि भाई ये तो मामला कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का है। जैसे कि मान के चलो कि तुम्हारी गलती ये है कि तुमने ट्रेन की पटरी तुम क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या टाइम में ट्रेन का क्या है, तुम ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे हो और मान के चलो वहाँ पे रेलवे इंचार्ज नहीं प्रेजेंट है उस टाइम पे। जब रेलवे इंचार्ज तुम्हें देखता है तो तुम्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन तुम बहरे हो, तो भाई तुम रेलवे की पटरी, पहले तो तुम रेलवे ट्रैक जो है वो तुम क्रॉस ही क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। तो प्लेंटिफ यहाँ पे सूट फाइल नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो कोर्ट ने ऐसे केस में, मैंने लाइव केस बताया आपको, रियल केस बताया है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को अप्लाई किया। कहा प्लेंटिफ की गलती कि वो रेल की पटरी क्यों क्रॉस कर रहा है, और डिफेंडेंट की गलती ये कि वहाँ पे वो क्यों नहीं प्रेजेंट है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे आवाज़ दे के क्या रोक रहे हो सकता है वो बहरा हो, और वही निकला कि वो बहरा था। तो ऐसे में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को अप्लाई किया गया। चलिए आगे आ जाइए। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस देखिए, इंजरी होती है बेटा, लेकिन यहाँ पे कोई डैमेजेस आपको नहीं, यानी कि पैसा आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। प्लेंटिफ अपनी मर्जी से खुद ही तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो नेग्लिजेंस की तरफ। अब क्योंकि तुमने रेल की पटरी क्रॉस कर ली भाई, तुमने खुद ही सावधानी नहीं बरती, तो अगले से क्या मांगा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। इवन दो हार्म हैज बीन कॉज टू हिम, क्योंकि दोनों ही इक्वली गलत होते हैं, किसी को भी लायबल नहीं कहा जा सकता। देयर इज़ नो इंजरी अगर कंसेंट किया है, ऑलरेडी आपने कंसेंट दिया हुआ है कि ट्रेन आया में कुचल के चले जाए, तो हम उसकी जिम्मेदारी क्यों कहें कि डिफेंडेंट की जिम्मेदारी है। तो ये कोर्ट अप्लाई करता है कई सारे केसेस में। लास्ट टॉपिक आपको बताना चाहूँगी, इस केस में जो केस मैं आपको बताने वाली हूँ, इट इज़ द केस ऑफ डोनूग वर्सेस स्टीवेंसन। लैंडमार्क केस है। इसमें कोर्ट ने जनरल केसेस से एक स्टेप अहेड बढ़ा। कोर्ट हुआ क्या था, इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 दीदीज इन्वॉल्व हैं, एक शॉपकीपर भैया इन्वॉल्व है, एक शॉपकीपर भैया इन्वॉल्व है और एक मैन्युफैक्चरर भैया इन्वॉल्व है। हुआ क्या, दीदी ए ने शॉपकीपर भैया से जिंजर बियर खरीदी। दीदी ए ने शॉपकीपर भैया से जिंजर बियर खरीदी, ठीक है। भैया जानते हो कौन होते हैं, भैया और तीखा, वही वाले भैया थे। तो दीदी ए ने शॉपकीपर भैया से जिंजर बियर की बॉटल खरीदी। क्यों खरीदी थी, अपनी फ्रेंड शालिनी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी, और वही हुआ, उसने गिफ्ट कर दी। जब शालिनी ने जिंजर बियर की बोतल खोली और पीना शुरू कर दिया, पी लिया, पता चला उसमें से ये स्नेल निकला, स्नेल निकला। अब दिक्कत आई, क्यों, क्योंकि डैमेज कॉज किसको हुआ, डैमेज कॉज शालिनी को हुआ। खरीदा किसने था, ए ने खरीदा था। अब शालिनी अगर शॉपकीपर को सू करना चाहे वो कर नहीं सकती, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। ए को कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ जिसने खरीदा। जब ये मामला कोर्ट जाता है तो कोर्ट ने कहा ना ए की गलती, ना बी की गलती, ना भैया की गलती, गलती इनकी है जिन्होंने ये बियर बनाई। ये मैन्युफैक्चरर की गलती है, कंपनी की गलती है जिसने ये बियर बॉटल बनाई, जिसने मैन्युफैक्चर करी। ये उनकी ड्यूटी थी कि ख्याल रखें
कि बॉटल के अंदर कोई भी ऐसे सब्सटेंस ना हो जो किसी पर्सन को, कंज्यूमर को कुछ नुकसान पहुंचाए। तो इस केस में एक स्टेप अहेड बढ़ के यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज लायबल, कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक है, याद रखिएगा इस केस को, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब लास्टली आपके लिए क्वेश्चन यहां पे है, इसका जवाब दीजिएगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो कुछ भी आपने आज के सेशन में पढ़ा समझा उसके अकॉर्डिंग। और लास्टली क्या हमने पढ़ा है नेग्लिजेंस में, आइए देख लेते हैं। It is there is a duty to take care towards the plaintiff. The duty has been breached. ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया भाई। अब क्योंकि ब्रीच हुआ है इसीलिए इंजरी कॉज हुई, सर्टेन डैमेज कॉज्ड, डैमेज भी कॉज हुआ है, इंजरी भी कॉज हुई, ब्रीच हुआ, प्लेंटिव की तरफ आपकी ड्यूटी थी, कौन सी ड्यूटी थी, ध्यान रखने की, सावधानी बरतने की। मैक्सिमम ने क्या पढ़ा, रेस इप्सा लोकिटर, मीनिंग देयर बाय द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, अच्छे से आपको समझ आ गया हो। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, बट आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अपना ध्यान रखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, रिविजन करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।